नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद पूरी दुनिया में अब बवाल शुरू हो चुका है। अमेरिका में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। भारत में उत्तर प्रदेश से लेकर के और घाटी तक, जम्मू कश्मीर तक, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में प्रोटेस्ट, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर के घाटी के अलग-अलग इलाकों में लोग जमा हो रहे हैं। करगिल में बहुत बड़ी संख्या इकट्ठा हुई है लोगों की, जो अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर बड़ा हमला किया है भीड़ ने, गेट तोड़ दिए, आग लगा दी और उसके बाद जो भयंकर उपद्रव हुआ, उसमें खबर है कि फायरिंग वगैरह भी हुई है सुरक्षा बलों की तरफ से। 8 मौतों की खबर आ चुकी है और कुछ और जो जानकारियां आ रही हैं वहां से, अलग-अलग तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, इंटरनेशनल और भारत के, थोड़ा भारत की मीडिया रिपोर्ट्स कम विश्वसनीय लगती हैं, इसलिए थोड़ा हम बाहर की रिपोर्ट्स को भी देखते हैं साथ-साथ। तो 8 की खबर जो है उससे ज्यादा ये संख्या हो सकती है। ईरान का जो इफेक्ट है वो पाकिस्तान में 8 की मौत हो चुकी, ज्यादा की हो सकती है और अमेरिकन कॉन्सुलेट पर हमला, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं आपको सारी खबरें दिखाऊंगा, लेकिन जरा हम अलग-अलग, जो लोग मिडिल ईस्ट को बेहतर समझते हैं, उसके एक्सपर्ट हैं, सबकी राय अलग-अलग आती है। लेकिन उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीश मिश्रा से हमने समझा था। अभी हमारे साथ वाहिद नसीम जी हैं। वाहिद जी भी मिडिल ईस्ट को बड़े करीब से, मिडिल ईस्ट पर नजर रखते हैं। मिडिल ईस्ट अभी नहीं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिडिल ईस्ट बेसिकली जो वर्तमान स्वरूप में आया, उसमें कहां पर कौन डीप स्टेट, कहां से किसने गोटी सेट कर रखी है, अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड मिडिल ईस्ट में करना क्या चाहता है, खुराफात। खामनेई की मौत के बाद अब ईरान में अमेरिका का मकसद, जो असली मकसद अमेरिका का है, वो मकसद कहां तक पूरा हुआ है और कहां तक पूरा हो पाएगा। चीन और रूस ईरान में क्या अपनी भूमिका जो है प्रासंगिक रख पाएंगे, ये भी सवाल है। या अभी की जो स्थिति है वहीं पर रुके रहेंगे, और अगर वहीं रुके रहेंगे तो क्या पूरा वर्ल्ड ऑर्डर एक तरफा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो बाइपोलर और मल्टीपोलर की बातें लोग किताबों में करते हैं, सब थियरीज आती हैं, ये सब फर्जी साबित होंगी। बहुत सब सवाल ईरान ने पैदा कर दिया है। ईरान, अगर कहें हम पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट हम लोग कहते हैं ना, तो ईरान सेंटर में था और सेंटर में वो बैलेंसिंग पावर था, वो रेजिस्टेंस पैदा करता था जो अमेरिका के पूंजीवादी साम्राज्यवाद और दादागिरी को, वहीं से इकलौता प्रतिरोध हो रहा था। बाकी प्रतिरोध तो सब एक एक करके खत्म कर चुका था अमेरिका। तो बहुत सारे सवालात हैं, उन सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम आपको जरा पाकिस्तान में क्या हुआ है वो दिखाएं, क्योंकि अब खामेनेई की मौत के बाद और कई देशों में अशांति पैदा हो रही है। जरा लाइए, दिखाइए, विजुअल दिखाइए, वो हेडलाइन पहले दिखाइए। हाँ, यूएस कॉन्सुलेट के गेट तोड़े, आग लगाई, ईरान पर हमले के विरोध में पाकिस्तान के कराची में भयंकर उपद्रव। क्या है, जरा थोड़ा और भीतर चलिए खबर के। ये देखिए, अमेरिका इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और अन्य टॉप कमांडरों की मौत की खबर के बाद पाकिस्तान के कराची शहर में भारी तनाव पैदा हो गया है। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर जो है जमा होकर के भयंकर उपद्रव किया है और अब तक इस विरोध प्रदर्शन और उपद्रव में 8 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा के घायल होने की जानकारी सामने आई है। ये, लेकिन ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। जो और जगहों से खबरें आ रही हैं, आंकड़ा बड़ा हो सकता है। कुछ वहां से तस्वीरें हैं, विजुअल्स हैं, वो दिखा दीजिए। जो एक ट्वीट है, ये देखिए, क्लाइस रिपोर्ट यहाँ की ट्वीट है, सिचुएशन एट द यूएस कॉन्सुलेट इन कराची। ये विजुअल्स थे, लेकिन विजुअल में बहुत ज्यादा हिंसा और तोड़-फोड़ है, आगजनी है, इसलिए हम विजुअल नहीं दिखा रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप देखिए। एक दूर से लिया हुआ विजुअल भी दिखा देते हैं। अगला विजुअल लाइए जरा।
वो थोड़ा दूरी है उसमें, तो दूर से आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हो रहा है। ये है, ये पाकिस्तान में, ईरान के विजुअल नहीं है, पाकिस्तान के कराची के विजुअल हैं। जैसा माहौल बना हुआ है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच, तो ये विजुअल देख करके आम तौर पर एक जो था प्रथम दृष्टया लगेगा कि ईरान का कोई विजुअल होगा, या मिडिल ईस्ट में जहां ईरान ड्रोन या अटैक कर रहा है मिसाइल, वहां के विजुअल होंगे। ये विजुअल पाकिस्तान के हैं, और ये दूर आपको जो नजर आ रहा है वो अमेरिकी दूतावास है, जहां पर उपद्रव, हंगामा, तोड़-फोड़, आगजनी सब कुछ हुआ है। इसको हटा दीजिए, अब ज़रा आगे चलिए। ईरान में, ईरान से लगातार खबरें बुरी आ रही हैं, हालाँकि ईरान में ये जिस तरह से लोग वहाँ पर, पब्लिक जिस तरह सड़कों पर है और कह रही है कि हम बदला लेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। पब्लिक तो बेखौफ होकर के सड़कों पर है और लाखों की संख्या में, ऊपर चला दीजिए, फ़ोटोग्राफ्स लाइए। लाखों की संख्या में पब्लिक सड़कों पर है। लेकिन ईरान के भीतर जो झटके लगे हैं, इसके बाद क्या होगा? जो अस्थायी परिषद हमने आपको बताया है कि अस्थायी परिषद, वहाँ पर एक धर्म गुरु और राष्ट्रपति पेजेस्कियन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन तीनों को मिलाकर के अस्थायी परिषद, जो अभी ईरान का नियंत्रण अपने हाथ में, मतलब निर्णय जो ले रही है, वो है। और बाकी जो, क्योंकि ये नौबत इसलिए आई है कि बहुत सारे टॉप के लोग खामेनेई की मौत की खबर के साथ, ये जो 4 फ़ोटोग्राफ्स आपको दिख रहे हैं, इसमें सबसे जो बाएँ तरफ आपको फ़ोटो दिख रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण फ़ोटोग्राफ है। मेजर जनरल सैयद मुसावी, ये सैयद मुसावी चीफ ऑफ स्टाफ थे। सबसे महत्वपूर्ण ओहदे पर बैठे थे लंबे वक़्त से, और खामनेई के सबसे अजीज, सबसे विश्वस्त लोगों में थे। इनकी भी मौत हुई है। उसके बगल में लेफ्टिनेंट जनरल पाकपोर, ये पाकपोर की चर्चा हम लोग कर रहे थे, ये कमांडर इन चीफ आईआरजीसी के, आईआरजीसी इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसके कमांडर इन चीफ, इनकी मौत और भी मतलब झटके वाली है। और ये पाकपोर, ये सलाहकार की भूमिका में भी रहते थे खamenei के। उसके बाद आप देखिए अली सामखानी, ये सीनियर मिलिट्री एडवाइजर, सामखानी मुख्य सलाहकार के रूप में रहते थे और डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी थे और सीनियर मिलिट्री एडवाइजर थे। सामखानी की भी मौत हुई है। और उसके बाद आप आखिर में देखेंगे तो रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेह, इनकी भी मौत हुई है। ये 4 महत्वपूर्ण, रक्षा मंत्री, आईजीआरएस का कमांडर इन चीफ, सीनियर मिलिट्री एडवाइजर और चीफ ऑफ स्टाफ मुसावी। चीफ ऑफ स्टाफ आप सीधा कहिए सेना प्रमुख, अगर वैसे समझना है भारत की भाषा में, तो सेना प्रमुख आप मान लीजिए, सेना प्रमुख, उनकी भी मौत हुई है। ये इन इतनी मौतों के बाद मैं भारत की 1-2 तस्वीरें आपको दिखा दूं, जरा आगे कुछ विजुअल्स लाइए। इन तस्वीरों के को ध्यान में रखते हुए सिचुएशन समझनी है, लोगों के इमोशंस हैं, लेकिन अमेरिका इमोशनलेस रहा है हमेशा से। ये लखनऊ की तस्वीर है। हालांकि वैसे खामेनेई शिया वर्ल्ड के सुप्रीम लीडर कहे जाते थे, लेकिन अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत से मेरी जो तमाम जगहों पर बात हुई है, उसमें अब डिवीजन, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे सुन्नी बाहुल्य है, लेकिन पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इससे बड़ा झटका लगा है। बहुत सारे देश हैं जो अमेरिका के प्रभाव में है, और प्रभाव छोड़िए, अमेरिका के शिकंजे में, मुट्ठी में कैद हैं। उन देशों में जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग हैं, वो भले जुबान बंद रखे हों, लेकिन वहाँ की जो उन मुस्लिम देशों की जो जनता है, पब्लिक है, वो बड़ा घुटन में है और उसके भीतर बहुत रोष और क्रोध है अमेरिका को लेकर के। हाँ, वहाँ की लीडरशिप वो अमेरिका की मुट्ठी में है, वो जुबान पर ताला लगा के बैठी है। तो इसलिए ये खामेनेई के मौत को सिर्फ शिया वर्ल्ड से, जो मैंने अब तक बातचीत की और समझा, उसको सिर्फ शिया वर्ल्ड से जोड़ करके वो वेस्टर्न मीडिया आपको दिखा सकती है। वो भारत की वो मीडिया जिसको पता ही नहीं चलता है कि किसको ताऊ बनाना है आखिर तक, कभी चीन को ताऊ बना लेंगे मिनटों में, पुतिन को ताऊ बनाएंगे मिनटों में, ट्रंप को मिनटों में, नेतन्याहू को, पता ही नहीं चलता है कि
किसको? यही होता है बड़ा कंफ्यूजन। ये है गंभीर विषय, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, बड़ा कंफ्यूजन हमारे देश की मीडिया पर ऊपर वाला अल्लाह, खुदा, ईश्वर, प्रभु रहम करे कि इनको भी कुछ ज्ञान हो जाए, कम से कम मीडिया सही बात बताए तो विजन क्लियर होता है देश के लोगों का कि दुनिया में क्या हो रहा है। मैं चलता हूँ, एक आध विजुअल और है क्या तो चला दीजिए, फिर मैं जरा वाहिद भाई से समझूं उनका अनुभव जो मिडिल ईस्ट को लेकर के है। ये देखिए, ये तमाम विजुअल साइड में भी चला दीजिएगा, मैं चलता हूँ सवालों पर। ऑडियो बंद करके आप चला दीजिए, साइड में चलता रहेगा। वाहिद भाई, अभी तक के जो हालात हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि अभी खामेनेई के उत्तराधिकारी का चयन होगा। कुछ और एक्सपर्ट से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि युद्ध ये लंबा खिंच सकता है। अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई है, क्योंकि ईरान की तरफ से चेतावनी, खुली चेतावनी अभी आई है, ऑफिशियल चेतावनी, कि आज जी। हम बड़ा हमला करेंगे, आज बड़ा हमला करेंगे, कुछ भी हो जाए। और उसका जवाब ट्रंप ने दिया है ट्वीट करके, और ट्वीट भी तैयार रखिएगा, दिखा भी देंगे। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने जो धमकी दी है कि बड़ा हमला, अगर बड़ा हमला किया तो जो हमने किया है इससे भी बुरा करेंगे, मतलब उस दिशा में। अब ये धमकियों का दौर देखिए, सुप्रीम लीडर चले गए। हालांकि मुझे लगता है कि वो पहले से वो मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर थे कि उनको शहादत देनी पड़ सकती है। उनके कुछ ऐसे वीडियोज भी हैं हमारे पास। अब ये युद्ध कहाँ थमेगा, कहाँ रुकेगा, ईरान कहाँ रुकेगा, ईरान किस दिशा में जाएगा? आप अपने अनुभव, जो आपका एनालिसिस कहता है, मैं वो चाहता हूँ आप बताइए। बात यह है कि सेंट्रल एशिया अलग हुआ, तरक्की कर रहा है बड़ी तेजी के साथ में। ईरान के पास में, ईरान एक महत्वपूर्ण लोकेशन है पूरे वर्ल्ड का जियो पॉलिटिक्स के आधार पे, जहां पर रशिया और चाइना ने अपने इन्वेस्टमेंट के जरिए इस पूरी रग को, शहर रग को पकड़ के रखा हुआ था अभी तक। इसमें शहर रग इस मायने में है कि दुनिया का विकास बेल्ट एंड रोड से हुआ था, माफ करना, सिल्क रोड से हुआ था। सिल्क रूट दो जगह से आके ईरान में ठहरता है, जो फिर आपका साउथ एशिया से लेकर आपका गल्फ से लेकर अफ्रीका तक और यूरोप तक की कनेक्टिविटी को जो जोड़ता है सिल्क रूट, वो कहां से आता है? उज्बेकिस्तान, चाइना से उज्बेकिस्तान वाला एक रूट आता है जो मास्को से भी आके कनेक्ट होता है। उसके बाद वो उज्बेकिस्तान में आता है, उज्बेकिस्तान से तुर्कमेनिस्तान में, और उसके बाद वो ईरान में एंटर करता है, जहां इनके रेलवे ट्रैक भी हैं और रोड भी हैं। उसके अलावा इनकी पाइपलाइंस हैं। इसके अलावा फिर एक किर्गिस्तान से रास्ता निकलता है, वो फिर उज्बेकिस्तान होके, समरकंद होके जो है वो सीधे तुर्कमेनिस्तान होते हुए फिर से जो है वो ईरान को टच करता है, जहां से गर्म पानियों में इनके माल की पहुंच सबसे कम हो जाती है। दुनिया के व्यापारियों को माल सस्ता पड़ता है, चाहे वो चीन से निकलता हो या तेल रूस से निकलता हो या फिर फर्टिलाइजर्स और दूसरे केमिकल्स हो। वो सारी की सारी 20-22 दिनों में सबकी रीच हो जाती है, 30 दिन मैक्सिमम होते हैं। अगर ईरान का रास्ता छोड़ देते हैं तो यहाँ पर ये समझ लीजिएगा जनाब कि ये रास्ता 60 दिन से 70 दिन के बीच में चला जाता है। इस बीच में इतनी लंबी ड्यूरेशन में माल का, जो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो फेराइट में यानी फ्रीजर्स के साथ में बेचने पड़ते हैं, कॉस्ट जो है 4 गुना हो जाती है। वर्ल्ड कंपटीशन में रशिया और चाइना पछड़ जाते हैं। तो जियो पॉलिटिक्स और जियो लोकेशन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है ईरान का वो रास्ता, और होर्मुज जो जल डमरू है वो। इसको रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही थी, जो है अमेरिका के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, जिसमें मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है इजराइल को। तो यहाँ कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, और धार्मिक लड़ाई ना होने की वजह से, धार्मिक लड़ाई ना होने की वजह से आप ये मान सकते हैं कि ये धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये सब सभ्यता है। ऐसी सभ्यताओं का भी वही जो है होता है, या अंधभक्त लोग हैं इसी तरह के, सेंसलेस। तो खैर कुल मिलाकर बात यह है जनाब, बात ये है कि ये जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से इसने ये हासिल कर लिया है, और हासिल करने के नाम पर जो है इस वक्त आप ये सोच रहे हैं कि कोई बड़ी क्रांति होगी। आपने देखा वेनेजुएला के अंदर में क्या हुआ। ये दो दिन का उबाल है, खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो चाहता है अमेरिका वो होगा। जिस तरीके से आपने देखा कि वेनेजुएला के अंदर वो राष्ट्रपति को उठा के ले गए, वहां भी चीन का और रूस का भारी इन्वेस्टमेंट था, और पूरा उनका एक स्ट्रैटेजिक लैटिन अमेरिका में उनका एक पार्टनर के तौर पे, बल्कि उनकी मौजूदगी को बनाए रखने के लिए अहम था। मगर वो कुछ नहीं कर पाया, ना रूस कर पाया, ना चीन कर पाया, और वहां की राष्ट्रपति अब वही कर रही है जो अमेरिका चाह रहा है।
तो यहाँ ये भी आप समझ लीजिएगा कि ईरान में ये होने जा रहा है कि रिजीम चेंज में जैसे एक डेमोक्रेटिक मॉड्यूल को रजा पहलवी ने लॉन्च तो कर दिया है, मगर ये अभी नहीं लाएंगे। अलबत्ता मुझे ये लगता है कि ये तमाम कोशिशों के बावजूद यहाँ पर खमेनी साहब की जो सीट थी सुप्रीम लीडर की, अब उसको कोई फुलफिल नहीं करने देंगे। और यहाँ पर एक राष्ट्रपति होगा, चाहे वो पेजेश्कियन, मुझे नहीं पता कि वो अभी है कि नहीं है, अभी तक बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। अब जो भी राष्ट्रपति होगा, जो भी इस वक्त एक डेमोक्रेटिक मॉड्यूल को यहाँ पर लाया जाएगा, और ना उसे चीन बचा पाएगा ना रूस बचा पाएगा, बल्कि अगर चीन और रूस के लिए कुछ महत्वपूर्ण था तो इस रिजीम को बचाए रखना था, जिससे सेंट्रल एशिया पूरी तरह चाइना और रशिया के कंट्रोल में है। अगर ईरान के रिजीम पर अमेरिका का, जो कि संभावना पूरी है, उनके कंट्रोल में चला जाता है, तो फिर सेंट्रल एशिया सहित मुस्लिम जगत चुपचाप अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। डबल डबल ट्रिपल लैंडलॉक कंट्री है ये तमाम इलाका जो व्यापारिक दुनिया में। एक बात मैं आपको और बता दूं कि रॉकफेलर के बारे में आपने सुना होगा। रॉकफेलर ने एक कोट किया था और उसने कहा था कि दुनिया में जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो पैसा है, और वो पैसा जो है उसका जो खुदा है इस दुनिया में रोथशाइल्ड है। रोथशाइल्ड, वही रोथशाइल्ड जिसकी फंडिंग जो है एप्स्टीन फाइल में पाई गई है और तमाम बैंकों का मालिक है, जो भारत में भी 25 बैंकों को मैनेज कर रहा है। तो वही रोथशाइल्ड बेसिकली पैसे का खुदा है और ये सब लोग उसके पैगंबर हैं, ऐसा उनका दावा है। और ये साबित हो रहा है ईरान में कि जितनी बड़ी तादाद में एजेंट पाए गए हैं इस वक्त, ठीक है जनता निकली है, और जो जनता सड़कों पर निकली है ये स्वाभाविक है कि वो जोश दिखाएगी, सारी चीजें करेगी, मगर एक पक्ष और है जो दिखाया नहीं जा रहा है, जो खुशियां भी ईरान के अंदर मना रहा है। बहुत सारे भारतीय जो है, भारत में जैसे दूसरे तरह तरह के अंधभक्त पाए जाते हैं, हर कम्युनिटी में यहाँ अंधभक्त है। कोई सऊदी का अंधभक्त है, तो कोई ईरान का अंधभक्त है, तो कोई मोदी जी का अंधभक्त है। ये देश अंधभक्तों से भरा पड़ा है, तो वो अकल और सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो ईरान की जनता, जिसमें हमने कई प्रोग्राम किए, बताया कि वो अपनी फाइनेंशियल स्थिति से परेशान थी और धीरे धीरे 3 से 5 दिनों के अंदर ही वो एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे। अलबत्ता पहले ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि अमेरिका और इजराइल का बहुत बड़ा दुश्मन जो है वो सत्ता की कमान संभालने जा रहा है, मगर ये सच नहीं होगा, क्योंकि मेरा अनुभव भी है और मेरा इनपुट भी है पूरी तरह से, क्योंकि रात को भी हमला होने से एक दिन पहले रात को भी मेरी वहां बात हुई थी, मैंने उस पर प्रोग्राम भी किया था। अब सवाल ये है कि वो हरे हरे से बात करने से बात नहीं बनती ना। तो वहां ये पता चल रहा था कि ये जो होने जा रहा है इसमें वहां के लोग, वहां की मशीनरी, मैंने अपने प्रोग्राम में कोट किया था कि बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं, अमेरिका के साथ और मोसाद के साथ मिले हुए हैं, और ये लोग लोकेशन भी देंगे, और हो सकता है कि ऊपर से मिसाइल मारने का नौटंकी की जाए और इनको इन्हीं के द्वारा जो अंदर बम बम लगाए गए होंगे उन्हीं से उड़ा दिया जाए। तो सवाल ये था कि खमेनी साहब को पता था बंकर बस्टर बम भी मारे जा सकते हैं, उनको पता था कि बंकर बस्टर बम कितने अटैक किए जा सकते हैं, उनके इंजीनियर जानते थे। उसके बाद भी इन सब की शहादत इस बात की गवाही है, जो आने वाले दिनों में आप प्रोग्राम करोगे, महीने 2 महीने या 10 दिन में, जब आपको पता चलेगा कि अंदर के लोगों ने जो है, ईरान के लोगों ने इनको मतलब अंजाम दिया है। तो ये हकीकत है। और यहाँ जो होने जा रहा है, मुस्लिम जगत अगर अगले 48 घंटों में चीन और रूस किसी भी तरीके से इसके नए रिजीम पर अपना कंट्रोल हासिल करके यहाँ अमेरिका के बेड़ों पर हमला नहीं करते, इजराइल की बड़ी लीडरशिप को निशाना नहीं बनाते, तो समझ लेना कि ये फिल्मांकन चल रहा है, नौटंकी चल रही है। इसे चीन के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, चीन के लिए भारत को भी अगले फेज में तैयार कर दिया जाएगा, क्योंकि एक रास्ता जो भारत और पाकिस्तान के रास्ते बचेगा वो भी चीन का बंद कर दिया जाएगा। इस पूरे प्लान का नाम द ग्रेट गेम है, और इस द ग्रेट गेम पर मैं बहुत सारे आर्टिकल लिख चुका हूं। हरफ ब हरफ वही हो रहा है जो मैंने लिखा हुआ है। जिसे वहम हो, मेरे फेसबुक पेज पे जाके आर्टिकल लिख लें, कूटनीति की चौसर पर मोहरों की चाल, उसका एक एक लफ्ज एग्जीक्यूट हो रहा है जो है चित्रेश जी। और इसमें से जो कुछ अब होने जा रहा है वो काफी खतरनाक है, इस मायने में कि दुनिया को टुकड़ों में बांटने की कोशिश की जाएगी। गृह युद्ध जैसी स्थिति ईरान में भी पैदा हो सकती है, जिसमें तुर्की एक कोने पर घात लगाए बैठा है, और अगर जो बिलोचिस्तान का इलाका
अमेरिका को दरकार है बहुत सारी चीजों के लिए, तो पिछला हिस्सा जो है पाकिस्तान या भारत कॉन्फ्लिक्ट के जरिए जो है फिर से इसको भी हासिल करने की, अभी अमन की बात तो आप भूल जाए, मगर रिजीम जो है वो चाइना और रशिया अगर कंट्रोल नहीं करते तो चाइना और रशिया के लिए अगली मुसीबत खड़ी हो चुकी है। ये मान के चलिएगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अगरचे अब जीतना चाहते हैं रशिया और चाइना, तो परमाणु वॉर डायरेक्ट उन्हें अमेरिका के साथ लड़ना पड़ेगा, वरना वो अपनी संप्रभुता खो देंगे। चलिए, बिल्कुल इसमें दो बातें क्लियर हैं वाहिद जी के मुताबिक कि रूस और चीन, इनकी सॉवरेनिटी अब जो है स्टेक पे है। अगर इस समय ईरान ईरान अगर इस समय घुटने टेक दिया या रिजिम चेंज हो गया तो उसका खामियाजा ईरान को क्या भुगतना पड़ेगा उसकी बात बाद में, लेकिन चीन और रशिया इन दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और दूसरी बात, ये बात तो पूर्व राष्ट्रपति ने, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति ने, मैंने उनका कोट मैंने भी सुना है जिसमें उन्होंने बताया कि मोसाद के एजेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एजेंसी हमने खड़ी की, उस एजेंसी का जो चीफ रखा वही मोसाद का ऑपरेटिव निकला, वही मोसाद का एजेंट निकला। तो मोसाद ये ओवरनाइट ऑपरेशन नहीं है। ईरान में ये हमें भी एज ए नेशन सोचना होगा कि जिन देशों के साथ गलबहियां कर रहे हैं वो इतने खतरनाक लोग हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम ही अपने हाथ में रख लेते हैं। ऊपर जो दिखता है कि हमारा नेता है वो तो सिर्फ मुखौटा होता है। ईरान में पूरा मोसाद ने ईरान में कंप्लीट, जो आपको इसके पहले पता है हमास चीफ को मारा था, वो सारा कुछ मोसाद के एजेंट्स ईरान में मौजूद थे। बेडरूम में, सीधा जिस बेडरूम में है उसी बेडरूम में एक सुराख होता है और हमास चीफ मारा जाता है। ये सब ऐसे नहीं होता है कि इतना एग्जैक्ट कि वहां पर मिसाइल गिरा दिए, ये सारा अंदर से अंदर बैठे हुए एजेंट्स करते हैं। और इस बात को ईरान ने एक्सेप्ट किया है। ईरान ने, ये तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी एक्सेप्ट किया कि हमारे देश में मोसाद ने बड़े पैमाने पर एजेंट भर्ती कर लिए हैं, हमको पता ही नहीं है कि कौन हमारा और कौन मोसाद का एजेंट है। तो इन सब पर नजर रखनी होगी। अभी फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, फिर अपडेट, क्योंकि घटनाएं तेजी से बदल रही हैं, हो रही हैं अलग अलग देशों में भी। अब उसके उस पर रोष, क्रोध, मातम सब देखा जा रहा है। तो जो अपडेट होगा हम फिर लेकर के आएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।